अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो आज चैप्टर हमने डिस्कस करना है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी तक आपने मैनेजमेंट में बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन की, जिसके अंदर हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर किस तरह से बंदों को हायर करना है और किस तरह से एक टीम बिल्ड करनी है, ये सारी चीज़ों को देखा, जिसको हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम या हायर परफॉर्मेंस टीम भी कहा जाता है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टाफिंग एंड डेवलपिंग अ डाइवर्स टीम। याद रखिएगा, जो स्टाफिंग है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कौन सा बंदा कहाँ पे क्या काम सर अंजाम देगा, इस सारी चीज़ को जज करना ये स्टाफिंग एंड डेवलपिंग कहलाता है। और स्टाफिंग एंड डेवलपमेंट, अगर आपने सही पर्सन को राइट वर्क पे लगाया हो तो वो आपको विन विन सिचुएशन भी दे सकता है। और अगर एक सही बंदे को आप गलत जगह पे लगा दें या गलत आदमी को सही जगह पे लगा दें, तो ऑटोमेटिकली दोनों सूरतों में आप रिज़ल्ट वो वाला हासिल नहीं कर पाते जो कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के विज़न या मिशन के मुताबिक होता है। तो याद रखिएगा, मैनेजमेंट की एक ब्रांच है जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। वो सारी की सारी डील करती है किससे, हाउ टू स्टाफिंग एंड हाउ टू डेवलप अ टीम। तो सबसे पहले वो कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको HRM भी कहा जाता है। तो आपने HR डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा कि वो जब भी कोई वैकेंसीज आती हैं तो आपको HR को CV अपनी सबमिट करवानी होती है, और CV को वो स्क्रूटनी करती है, उसके ऊपर कोई छांटी वगैरह करके वो राइट पर्सन को इंटरव्यू के लिए कॉल करती हैं। फिर वो ये देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन क्या लेनी है। आज हमने इस सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करना है। तो वो कहता है जी, एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएटिंग द वर्कफोर्स। सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको ट्रेन किया जाएगा और फिर उसको वैल्यूएट किया जाएगा कि कितने लोग कहाँ पे किस तरह से काम करेंगे। तो वो कहते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक टूल HRM हेल्प इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। याद रखिएगा, अगर आपने किसी भी बंदे को सही जगह पे लगा दिया और सही बंदे को चूज़ कर लिया, तो वही आपका एक अच्छा और स्ट्रेटजिक टूल होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए। तो वो कहते हैं जी, ऐड वैल्यू टू द फर्म का मतलब क्या है, काम तो हर एक ने करना है मगर सही बंदे से सही वक्त में काम करवा लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है जी, ऐड हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस लीड्स टू बोथ हाई इंडिविजुअल एंड हाई ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। आपकी अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो उससे ना सिर्फ आपको खुद को फ़ायदा होगा, बल्कि ना सिर्फ आप खुद प्रोग्रेस करेंगे बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोग्रेस करेगी। तो HRM, अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ तो एक सही बंदे को सही जगह पे चूज़ करना, इस चीज़ का सारा क्रेडिट जाता है HR के ऊपर। इसके बाद वो कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस में सबसे पहले याद रखिएगा सेल्फ मैनेज टीम होती है, जो खुद ब खुद कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को बिल्ड करती है। फिर आपकी हमेशा उसमें डिसीजन मेकिंग जो उनसी होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी, यानी कि सीनियर से लेकर जूनियर तक को हर एक को बोलने का मौका दिया जाएगा उसमें। फिर वो कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। याद रखिएगा, ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी बंदे को लाकर अपने कल्चर का हिस्सा तब बनाते हो जब उसको आप ट्रेन करते हो और उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को पॉलिश करते हो। फिर वो कहते हैं कि फ्लेक्सिबल जॉब असाइनमेंट्स हैं। जॉब असाइनमेंट्स क्या होती हैं कि आपको कोई टास्क दिया जाता है, वो टास्क आप परफॉर्म करते हो और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में रख दिया जाता है। अगर आप ये कहें ना कि जी एक बंदा जो सा वो सिर्फ यही परफॉर्म करे और वो यही परफॉर्म करता रहना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस में कभी भी कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है कि अगर उसको कोई भी मसला पैदा आता है तो वो आपसे कम्युनिकेट करे और आप उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे। ये याद रखिएगा, जब भी किसी बंदे को आपने कंपनसेट करना है, उसको सैलरी देनी है, तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करेगी। जितनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस होगी
प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसका रिवार्ड या उतना ही ज़्यादा उसकी सैलरी हो जाएगी। फिर वो कहते हैं स्टाफिंग बेस्ड ऑन अ पर्सन जॉब एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। ये ज़रूर देखो कि जिस बंदे को आप हायर कर रहे हो क्या वो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़िट भी है या नहीं है। आप इनके बाद अगर अगली बात करता जाऊँ तो व्हाट इज़ द HRM प्रोसेस। HRM क्या क्या परफॉर्म करता है और किस किस तरह से परफॉर्म करता है। तो वो कहते हैं इंश्योरिंग द कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ आर आइडेंटिफाइड एंड सेलेक्टेड। जितना आपके पास सीवीज़ आती हैं आजकल, आप एक वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के ऊपर तकरीबन थाउजेंड्स नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के ऊपर अप्लाई करने वाले आ जाते हैं। तो जिस वक्त आप उनमें से आइडेंटिफाई करते हो कि जी जैसे आपके पास अगर कोई जॉब आई है मास्टर्स बेस, तो आप उसके ऊपर या एमफिल बेस आई है तो उसके ऊपर आपको जो है वो डिफरेंट कैटेगरी से एमफिल किया हुआ आ जाता है। अब मुझे चाहिए एमफिल कॉमर्स या एमफिल मैनेजमेंट, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैं सबसे पहले तो ये होगा कि उसको स्क्रूटनी करते हुए ये देखूंगा कि कौन से बंदे ने एमफिल मैनेजमेंट किया हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद अप टू डेट नॉलेज एंड द स्किल्स टू देयर जॉब। हर एक बंदे को उसकी स्किल्स दी जाएँ, उसको बताया जाए कि तुमने ये चीज़ परफॉर्म करनी है, इतनी देर में परफॉर्म करनी है और यहाँ पर रह कर परफॉर्म करनी है। और आपने देखा होगा अच्छी जॉब जब भी आती है उसके साथ उसकी की स्किल्स लिखी होती हैं कि इस बंदे ने यहाँ पे बैठकर क्या चीज़ परफॉर्म करनी है और इसको किस किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कई जॉबों पे लिखा होता है कि आपको कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए, कंप्यूटर का ऑफिस वर्क आना चाहिए, कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज के बारे में C++ या वो क्या कहते हैं पास्कल या कोबाल, जो भी उसकी मतलब किस्म की वो हैं क्या कहते हैं कमांड्स हैं उनको वो पूछते हैं। तो फिर वो कहते हैं इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिटेन कॉम्पिटेंट एंड द हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉई हु आर कैपेबल टू हाई परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, एक होता है एक्सपेक्ट करना और एक होता है उससे एवेल्यूएट करना, दोनों में फ़र्क होता है। एक्सपेक्ट करने का मतलब है कि अभी आपने एक बंदे को हायर नहीं किया और उसके बारे में ये सोच रहे हो कि ये कल को ये काम करेगा, मगर जब आप उसको हायर कर लेते हो उसके बाद देखते हो कि यार ये बंदा वाकई ही वो काम डिज़ायर मैं जो चाह रहा था वो कर रहा है या नहीं कर रहा। इस सारी चीज़ को इंश्योर करना ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है और इस सारे प्रोसीजर को देखना ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। अब वो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस अगर शुरू करता जाऊँ तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट होता है किसी चीज़ को रखना, किसी बंदे को रखना, और डी रिक्रूट होता है किसी बंदे को निकालना, ठीक है। अब आपने एक डिफरेंट किस्म के लोगों की एप्लीकेशंस मंगवाई, जिनको आप रख रहे हो या रखने के लिए मंगवा रहे हो उनको हम रिक्रूटमेंट कहेंगे, और जिनको आप सॉरी कर लेते हो कि हम आपको नहीं रख सकते वो डी रिक्रूट हो जाएगा। जब आप सिलेक्शन की तरफ जाते हो तो सिलेक्शन में याद रखिएगा आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। आप वो वाला एम्प्लॉय लोगे जो कि क्या होगा, कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है, कॉम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर होगा। जैसे मुझे मार्केटिंग का बंदा चाहिए तो मैं उसमें देखूंगा कि मार्केटिंग की कैपेबिलिटी और एबिलिटीज़ हैं या नहीं है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, तो सबसे पहला काम होता है उसको ओरिएंटेशन पे बुलाते हो, उसको बुलाते हो, उसको अपना इन्वायरमेंट दिखाते हो, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हो। जब ये हो जाए तो फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जब वो आपका हिस्सा बन जाए तो उसको फिर क्या किया जाता है, ट्रेन दी जाती है। और ट्रेनिंग में क्या प्रोवाइड किया जाता है, उसको प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद अप टू डेट स्किल्स एंड नॉलेज। जो इस वक्त करंटली आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट और नीड है, उसके मुताबिक उसको जिस चीज़ पे आपने ट्रेन करना है उसके लिए तमाम फैसिलिटीज़, तमाम मशीनरीज दी जाएगी। उसके बाद उसको परफॉर्म करते हुए देखा जाएगा और उसको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। कि अगर अप टू द मार्क है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिलो द मार्क है तो उसको, या आपकी एक्सपेक्टेशन से कम भी कर रहा है या कम आपको कमा कर दे रहा है, तो उसको ट्रेन किया जाए ताकि वो मज़ीद आपकी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। फिर उसकी बेनिफिट्स देखे जाएंगे, फिर उसको देखा जाएगा कि कितना रिवार्ड देना है आपने। ये कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं। जब ये कर लेते हो तो फिर ये देखा जाएगा कि इस बंदे ने 5 साल या 6 साल अगर कहीं पे जॉब कर ली है तो उसका कैरियर अब डेवलप करना है। असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से डायरेक्टर, यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और रिटेन कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय। याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो हमेशा एक चीज़ को ज़रूर देखेगी, वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को हमेशा अपने साथ रखेगी, अपनी लॉयल्टी के साथ उसको क्रिएट करेगी। देन वो जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं जी इसके अंदर इन्वायरमेंट फैक्टर जो उनसे हैं, वो कहते हैं जी एम्प्लॉयज़ लेबर यूनियन है, ठीक है। आप अगर किसी एम्प्लॉय से काम ले रहे हो या काम करवाना चाह रहे हो तो आपके राह में कौन कौन सी चीज़ें रुकावट बनेगी, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। उनमें लेबर यूनियंस हैं, जैसे डिफरेंट किस्म की लेबर यूनियंस होती हैं। आप कहीं भी देखो, PIU को अगर प्राइवेटाइजेशन करने की बात करूँ या अगर रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात करूँ तो सबसे पहले जो उनसे आता है वो लेबर यूनियंस आ जाती हैं, वो हड़ताल करने के लिए ऊपर आ जाती हैं। तो वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन दैट द रिप्रेजेंट वर्कर एंड सीक टू प्रोटेक्ट देयर राइट इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। सारे मिलकर को क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट क्या होता है, ये
contractual agreement between the firm and union elected represent and bargaining unit to employees। आपके कुछ एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनमें सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, उसका चेयरमैन होता है, 3-4 लोग होते हैं जिनको वोटिंग करके जो उनसे बताया जाता है कि जी आप हमारे लिहाज से बात करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ टीम होती है, दोनों मिलकर जो एक एग्रीमेंट करते हैं बिटवीन म्यूचुअल बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर, ठीक है, एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का जो कंट्रेक्चुअल रिलेशन होता है उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंटल लॉ होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और गवर्नमेंट जो सी है वो क्या करती है, लिमिट्स लगाती है। वो कहता है लिमिट्स मैनेजेरियल डिक्रेशन एंड हायरिंग, प्रमोशनिंग एंड डिस्चार्जिंग एम्प्लॉय, ठीक है। अब जैसे कोरोना के वजह कहा गया कि जी आप एम्प्लॉयज़ को फायर नहीं कर सकते, तो इस तरह के जो रेगुलेटिंग लॉ होते हैं उनको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये दोनों चीज़ें आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर में आती हैं जो एचआर को अपनी वर्क परफॉर्म करने में क्या होती हैं, रुकावट आती हैं। देन मैं जो बात कर रहा हूँ वो कहते हैं जी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से मुराद ये है कि आपने कौन से बंदे को कहाँ पे किस तरह से रिक्रूटमेंट करनी है और उसका किस तरह से आप हायर या उसको अपने पास रखोगे, इसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। तो वो कहते हैं द प्रोसेस बाय विच मैनेजर इंश्योर दैट दे हैव अ राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल इन राइट प्लेसेस। सही बंदा सही जगह पे और सही तादाद में लगाना और सही वक्त पे लगाना। हु आर कैपेबल टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्मिंग देयर टास्क, जो वक्त के अंदर रहकर और सही तरीके से अपने काम को कर सके। यानी कि 3-4 बातें हैं, सही बंदा सही वक्त पर सही जगह पर और सही मिकदार में। यानी कि कहीं भी अगर 2 की ज़रूरत है तो वो 3 भी नहीं होने चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। ओवर बर्डनाइज भी नहीं होना चाहिए और ओवर रिलैक्साइड भी नहीं होना चाहिए, रिलैक्सेशन भी उसको नहीं देनी चाहिए। हेल्प्स अवॉइड सडन टैलेंट शॉर्टेज एंड सरप्लसेस। शॉर्टेज है किसी बंदे का कम होना, सरप्लस है किसी बंदे का ज़्यादा होना। तो याद रखिएगा इसकी प्लानिंग के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है जी, असेसिंग द करंट ह्यूमन रिसोर्स। आपको ये पता होगा इस वक्त मार्केट में या इस वक्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, फ्यूचर नीड हमारी क्या होगी, और उस फ्यूचर नीड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ों को देखना ये एचआर प्लानिंग के अंदर आता है। जब आप ये देख लेते हो तो अगली चीज़ आ जाती है जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री की बात करते हो। अब ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री क्या है, वो कहते हैं जी आ रिव्यू ऑफ करंट मेकअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करंट रिसोर्सेज स्टेटस। आपके पास इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स हैं और उन जॉब्स के ऊपर काम करने वाले कौन कौन से लोग हैं। जब आप इस चीज़ को देखोगे तो इसको जॉब एनालिसिस कहते हैं। तो वो कहते हैं एन असेसमेंट दैट डिफाइन अ जॉब दैट बिहेवियर नेसेसरी टू परफॉर्म देयर जॉब। आपको एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक मैनेजर ऑफ अकाउंट्स है तो उसके लिए आपने किस बंदे को हायर किया हुआ है, उसके पास क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या स्किल्स हैं और क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। इसको इन शॉर्ट KSAs कहा जाता है, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़। नॉलेज वो जो उसने गेन किया, स्किल्स वो जो उसने परफॉर्म की, एबिलिटीज़ वो जो उसके अंदर पहले से बिल्ट इन थी, ठीक है। याद रखिएगा किसी भी बंदे की जो एबिलिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो 2 तरह की होती है। एक पर्सनल एबिलिटीज़ होती है, एक प्रोफेशनल एबिलिटीज़ होती हैं। पर्सनल एबिलिटीज़ वो हैं जो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी आप सीख नहीं सकते, लॉयल्टी आप सीख नहीं सकते, हार्ड वर्किंग आप सीख नहीं सकते, मगर कुछ एबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो आप दूसरों से अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको प्रोफेशनल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग के बारे में सीखा जा सकता है, कंप्यूटर के बारे में सीखा जा सकता है, नॉलेज ऑफ प्लानिंग सीखी जा सकती है, ठीक है। आपके पास जो सा वो क्या कहते हैं टेक्निकल नॉलेज है उसको सीखा जा सकता है। तो वो कहता है जी ये सारी चीज़ों को देखना ही ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री है। और उसके बाद वो अगली बात कर रहे हैं, याद रखिए कि जॉब एनालिसिस क्या है कि एक बंदा कौन सा क्या चीज़ ध्यान कर रहा है, क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, और उसके अंदर 2 चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, सेकंड वन इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो वो कहते हैं रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द जॉब होल्डर डज। एक जॉब होल्डर को क्या करना चाहिए एंड हाउ इट डन, और वो कैसे होगा, एंड वाई इट इज़ डन, और क्यों किया जाएगा। ये 3 चीज़ें जब लिखी जाएँ तो इसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। मैं दोबारा बोल दूँ, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जब ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता हो, जैसे एक मैनेजर अकाउंट्स है तो वो क्या करेगा अपनी सीट पर बैठकर, कब करेगा और किसके लिए करेगा या क्यों करेगा,
ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को पता चलाना जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? रिटन स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन मस्ट पोजेस टू परफॉर्म अ गिवन जॉब सक्सेसफुली। अब मैनेजर अकाउंट्स है तो एक मैनेजर अकाउंट्स बनने के लिए उसके पास किस डिग्री का होना ज़रूरी है, उसके पास किस क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है। क्या उसको एसीसी किया होना चाहिए, क्या उसको एसीएमए किया होना चाहिए, क्या उसको सीए किया होना चाहिए, क्या वो एमकॉम भी चल जाएगा, बीकॉम भी चल जाएगा। ये सारी चीज़ों को देखना ये जॉब स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, मैं जॉब स्पेसिफिकेशन फिर दोबारा बता दूं, वो एजुकेशन है, वो क्वालिफिकेशन है जो कि आपको जॉब के ऊपर चाहिए। ठीक है, और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो जिस वक्त हायर होगा तो उसको कब कहाँ क्या काम करना है, इस चीज़ को देखना, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। जैसे आपकी अगर कोई भी पीपीएससी की जॉब आती है या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब आती है तो उसमें लिखा होता है कि ये किस शोबे से है, उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए और कल को उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। देन अगली चीज़ है वो कहता है जी मीटिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। दो तरह की चीज़ों को बैलेंस करना है, सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड डिमांड फॉर एम्प्लॉयज़। याद रखिएगा आपको कितने लोग चाहिए और आपके पास कितने लोग पूल में मौजूद हैं। अगर ये दोनों को इक्वल करना है तो इसी चीज़ को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। मुझे अगर भाई एक वक्त 4 लोगों की ज़रूरत है और मेरे पास 4 लोग इंटरव्यू के लिए खड़े भी हैं, तो इसका मतलब सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल है। वरना शॉर्टेज हुई तो वो ऑटोमेटिकली आपसे ज़्यादा तनख्वाह मांगेंगे, और अगर सरप्लस हुई तो उनकी तनख्वाह कम होगी। तो डिमांड अगर बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और सप्लाई अगर बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा अच्छा बंदा कम रेट में लेके आते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा बोल दूँ, अगर आप एक जगह पे किसी मज़दूर वगैरह को लेने के लिए जाओ और वहाँ पे 6 या 7 मज़दूर इकट्ठे आ जाए आपके पास, तो आप ऑटोमेटिकली किसी को अगर 100 कम भी दोगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है। और अगर आप 7 लोग लेने के लिए जाएँ और एक बंदा वहाँ पे खड़ा हो तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा भाईजान मुझे ज़्यादा रेट चाहिए। ठीक है, तो इस दोनों चीज़ों को मीट करना, इन दोनों चीज़ों के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना, इसको हम सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड डिमांड फॉर एम्प्लॉयज़ में देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड डी रिक्रूटमेंट क्या होता है। अब आते हैं उस प्रोसेस की तरफ। तो रिक्रूटमेंट क्या है मेरा बेटा, जो चीज़ को या किसी बंदे को हायर करना, तो वो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, उसको बताना, आइडेंटिफाइंग, उसको एक्सप्लेन करना, एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जो ज़्यादा महारत रखते हैं, जो ज़्यादा क्वालिटीज़ रखते हैं। और डी रिक्रूटमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग सरप्लस एम्प्लॉयज़ इन द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता जाऊँ तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कह रही है कि रेलवे में कई हज़ारों जो उनसे मज़दूर हैं वो सरप्लस हैं, वापडा में कई हज़ारों जो उनसे वो सरप्लस हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से डी रिक्रूट किया जा रहा है। इसको डाउन साइजिंग भी कहते हैं। ई रिक्रूटमेंट क्या होती है बेटा, आप ऑनलाइन लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स के ज़रिए डाटा इकट्ठा करते हो और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते हो। जैसे कि बिग एग्जांपल देता जाऊँ, rozy.pk है। ठीक है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल है जिसके ऊपर आप अपनी सीवी बिल्ड करते हो, आपको कोई कॉल लेटर आ जाता है। या फिर एक और एग्जांपल देता जाऊँ तो एक्सपोर्ट सेंटर है। एक्सपोर्ट सेंटर के अंदर डिफरेंट किस्म के लोगों को बुलाया जाता है, वो आते हैं, आकर जो उनसे अपने स्टॉल लगाते हैं और अपनी नीड के मुताबिक जो उनसे कस्टमर जो सीवी लेके जाते हैं उनको हायर करके ऑन स्पॉट उनकी क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट कर देते हैं। ठीक है, देन वो जो बात कर रहा है वो कहते हैं जी अगली चीज़ है जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं जी मेजर सोर्सेज ऑफ द पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट है। इंटरनेट के ज़रिए आप ले सकते हो। एम्प्लॉई आपको बता सकता है कि जी मेरे नॉलेज में जो सा है वो एक बंदा है, वो आप रख लें। इसको एम्प्लॉई रेफरेंस कहा जाता है, इसको रेफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। फिर कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है, उसके ऊपर कैरियर का एक पोर्टल डाल देती है जिसके ऊपर आप लोगों से डाटा इकट्ठा करते हो। फिर आप ये भी करते हो कि आप कॉलेजेस में जाते हो, जाके डिफरेंट किस्म के जॉब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हो। और ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हो कि जी हमारे जैसे NTS एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो टेस्ट कंडक्ट करती है, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करती है और फिर आपकी रिक्रूटमेंट में आपका मदद करती है। ठीक है, ये सारे के सारों के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्लस पॉइंट भी रखती हैं और नेगेटिव पॉइंट भी रखती हैं। देन अगर बात करता जाऊँ तो वो कहते हैं कि जी डी रिक्रूटमेंट के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। फायरिंग, आप किसी बंदे को परमानेंटली अपने
काम से निकाल देते हो तो ये फायरिंग है उसके, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि उसको टेम्परेरी तौर पर जो सा वो टर्मिनेट कर दो, 2 महीने 3 महीने के लिए इसको कहो कि यार अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसको ले ऑफ कहा जाता है। उसके बाद ये भी किया जा सकता है कि आप उसके लिए नई जो सी है पॉलिसी ऐसी लेकर आओ कि वो वॉलंटरी तौर पर अपनी वो क्या कहते हैं रिटायरमेंट ले लें। मिसाल के तौर पर ये जो गोल्डन शेक हैंड दिया जा रहा है किनको पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमिन को, ये एट्रिशन है। उसके बाद ये भी किया जा सकता है उसकी ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह पे कर दी जाए जहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको जाने आने का या कोई उसकी तमाम की तमाम चीज़ों का क्या हो जाए, फ़र्क आ जाए। जिसमें मिसाल के तौर पर आपके एक डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं, एक डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, अब मुझे दोनों को इक्वलाइज़ करना है तो ये 5 वालों से एक निकालूँ और 3 वालों की तरफ वो ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक। उसके बाद ये भी किया जा सकता है कि आप एक बंदे को कहें कि भाईजान तुम डेली आने के बजाय, अब अक्सर ये होता है डेली वेजेस में कि डेली वेजेस में अगर एक बंदा जो सा वो 6 दिन या 7 दिन आ रहा होता है तो उसको कहा जाता है कि यार तेरा 4 दिन काम चलेगा, 3 दिन तुझे काम नहीं दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली ये भी हो सकता है। उसके बाद अर्ली रिटायरमेंट भी दी जा सकती है और बाज़ का तो उसकी जॉब के साथ किसी दूसरे फुल टाइम पोजीशन के अंदर बंदे को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जिससे उसकी जॉब में 2 बंदे भी आ जाते हैं और उनकी तनख्वाह जो उनसे वो हाफ ऑफ कर दी जाती है। उसके बाद वो कहते हैं जी सिलेक्शन क्या है जी। अब ज़ाहिर बात है जिस बंदे को आपने सेलेक्ट करना है रिक्रूटमेंट और डी रिक्रूटमेंट के बाद अगला जो प्रोसीजर आता है वो सिलेक्शन का आता है। तो वो सिलेक्शन क्या जी, द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेशन टू इंश्योर दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड। अब आपने एक वैकेंसी ओपन की, उस वैकेंसी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आ गई, आप उनमें से क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो। तो सिलेक्शन है क्या, वो कहते हैं व्हाट इज़ अ सिलेक्शन, एंड एक्सरसाइज इन प्रिडिक्टिंग विच एप्लीकेंट इफ़ हायर्ड विल बी और विल नॉट बी सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग वेल ऑन द क्राइटेरिया। आप सारी की सारी चीज़ों को देखते हो, उनकी सीवीज़ को देखते हो, उनकी तमाम की तमाम डिग्रीज़ को देखते हो और बाज़ का तो उनको 2 पूल्स में डाला जाता है, या तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर तो सक्सेस को देखा जाए तो वो कहते हैं रिजेक्ट एरर ऑफ पोटेंशियली सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। अच्छा ज़रा गौर से याद रखिएगा, इसमें सिलेक्शन एरर 2 तरह के होते हैं। बाज़ का आप क्या करते हो, किसी राइट पर्सन को रिजेक्ट कर देते हो, ये भी एक एरर है, और बाज़ का आप किसी पुअर परफॉर्मर को एक्सेप्ट कर लेते हो, ये भी एक एरर है। इसको टाइप 1 और टाइप 2 एरर कहा जाता है। टाइप 1 एरर क्या है, किसी अच्छे काम करने वाले को रिजेक्ट करना, जैसे लिखा हुआ है रिजेक्ट एरर फॉर पोटेंशियली सक्सेसफुल एप्लीकेंट, अच्छा काम करने वाला था आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये भी एक एरर है। और सेकंड क्या है, एक्सेप्ट एरर्स ऑफ अल्टीमेटली पुअर परफॉर्मेंस, और अगर कोई काम सही ना करने वाला था उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी एक मसला आ जाता है। इन 2 एरर्स को अगर निकाल दिया जाए और बाकी सारी चीज़ों को अगर देखा जाए कि कौन सा बंदा किस जगह पे और किस पोजीशन पे आपने हायर करना है और उसके लिए उसकी जो रिक्वायर्ड तमाम चीज़ें हैं वो पूरी कर रहा हो, तो इस चीज़ को आप क्या कहते हो, सिलेक्शन कहते हो। इसके बाद याद रखिएगा ये टाइप 1 टाइप 2 एरर यही है कि करेक्ट डिसीजन क्या है जिसमें सक्सेसफुल और एक्सेप्ट हो, ये वाला करेक्ट डिसीजन है, ठीक है। और दूसरी तरफ करेक्ट डिसीजन क्या है कि अनसक्सेसफुल को रिजेक्ट कर दिया जाए। करेक्ट डिसीजन आपको लाइटर कलर में नज़र आ रहे होंगे और हार्डर कलर में वही कि जो एक्सेप्टेड करना था उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक ना, जो सक्सेसफुल था उसको रिजेक्ट कर दिया और जो आपने एक्सेप्ट किया वो अनसक्सेसफुल था, ठीक है। ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो भी पीछे पढ़ा कर आए हो, और दोनों पॉसिबल फॉर्म्स क्या है कि सही बंदा सही जगह पे एक्सेप्ट कर लिया जाए या गलत बंदे को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये आपकी पॉसिबल यहाँ पे चीज़ आएगी। उसके बाद वो कहता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी है। याद रखिएगा जो चीज़ आपने सोची थी, जैसी आपने सोची थी वैसी हो रही है, ये वैलिडिटी है। और जब उसको बार बार परफॉर्म करने पर रिजल्ट भी एक आए तो ये रिलायबिलिटी है। वैलिडिटी क्या है, वो कहते हैं पर्सन रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्शन डिवाइस यूज्ड एंड सम रेलिवेंट क्राइटेरिया टू फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, कि जिस चीज़ को बेस बनाकर आपको वो हायर किया गया है आपने एक्चुअली भी वही परफॉर्म किया है। जैसे आपने एक वर्कर से पूछा और उसने अपनी सीवी में लिखा हुआ था कि मैं जी 100 यूनिट बना सकता हूँ, और जब आप उसको लेकर आओ तो वो वाकई ही 100 यूनिट बनाए, और अगर कल को वो बार बार रिपीट करने पर एक ही रिजल्ट दे तो इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। वैलिडिटी ऑफ प्रेडिक्शन है और रिलायबिलिटी ऑफ प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन दोनों सूरतों में क्या है, आने वाले वक्त की, आपने जो सोचा है वही हो जाए तो वो वैलिडिटी है, और वो होता रहे
द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंस, जो चीज़ मुसलसल होती रहे, इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। जैसे आपने सोचा कि यार ये एक 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और आपने रखकर वो वज़न कर लिया, ठीक है, तो ये चीज़ वैलिडिटी है, और बार बार करने पर उसका वज़न हमेशा 1000 ग्राम ही आए, उसमें कोई चेंज ना आए, रिलायबिलिटी। एक और एग्जांपल दे दूँ, आप एक बोतल में जो उनसे है वो सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर रहे हो 250 ml, और मशीन हमेशा 250 ml ही भरे, ये रिलायबिलिटी है। और पहली दफ़ा में जितना भरा है वो 250 ml होगा, ये वैलिडिटी है। पहली दफ़ा जो काम होता है वो वैलिडिटी होती है, और वो रिपीटिंगली अगर अपनी एक्यूरेसी को शो कर दे तो इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। उसके बाद वो कहता है जी आपने सिलेक्शन डिवाइस करनी है, आपने एक बंदे की सिलेक्शन करनी है, तो वो डिफरेंट उसके तरीकाकार है। आप उसके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म भी रख सकते हो जिसके ऊपर वो अपना आपको डाटा देगा और आपको पता चलेगा कि वो बंदे ने क्या करना है, कैसे करना है। आप उसका कोई रिटन टेस्ट भी रख सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि उसको कोई काम परफॉर्म करने के लिए कहा जाए और उसको ऑब्जर्व करते रहो। ये भी हो सकता है आप उसका इंटरव्यू कर लो। इन सारी चीज़ों को आगे चल के अभी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इंटरव्यू कर लो, ठीक है। इंटरव्यू दो तरह का होता है, 1 to 1 और 1 to many। एक होता है पूल इंटरव्यू होता है जिसके अंदर आप वजन 6-7 बंदों का जो वो एक पूल बनता है और वो एक बंदे को जज कर रहा होता है, डिफरेंट किस्म के उससे सवाल किए जा रहे होते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है उसको फिजिकली चेक कर लो, और ये अक्सर आर्मी वगैरह में होता है जहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन होती है आपकी, जिसको मेडिकल वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो उनसे वो सिलेक्शन डिवाइसेज हैं। अब वो कहते हैं रिटन टेस्ट है। सबसे पहले वो कहता है जी रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट में टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या हैं जी? सबसे पहले आप उसको इंटेलिजेंस देखते हो, हाउ स्मार्ट आर यू। सेकेंड, एप्टीट्यूड देखा जाता है उसका, कैन यू लर्न टू डू इट, कि कोई भी चीज़ आप सीख सकते हो। एक ख़ास सिचुएशन देकर उससे उसका रवैया चेक किया जाता है, इसको एटीट्यूड कहा जाता है। हाउ डू यू फील अबाउट इट। एबिलिटी, ये देखते हो कि अगर कोई करंट सिचुएशन में उसको कोई चेंज करूं तो क्या वो उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर सकता है, इसको एबिलिटी कहा जाता है। और इंटरेस्ट, कि वो जो चीज़ करना चाह रहा है क्या आप उसको तमाम की तमाम चीज़ें परफॉर्म करते हुए देख रहे हो कि क्या उसने इंटरेस्ट अपना शो किया या नहीं किया। और लीगल चेंजेस टू द टेस्ट क्या है जी? लैक ऑफ जॉब और डिस्क्रिमिनेशन और इन इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बात का तो होता है इसके अंदर कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। क्या चैलेंजेस आ जाते हैं? लोगों के पास जॉब का नॉलेज नहीं होता और वो लोगों के लिए इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास अकाउंटिंग का नॉलेज ही ना हो और मैं अकाउंटिंग का एक टेस्ट कंडक्ट करवा दूँ, ये लैक ऑफ जॉब, ठीक है। ये कहाँ पे हो रही है बात? रिक्रूटमेंट के वक्त जो टेस्ट आप कंडक्ट करते हो उसमें कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, इसको कह सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास जॉब का नॉलेज ही नहीं है, ये लैक ऑफ जॉब है। और दूसरा ये हो सकता है कि मैं किसी बंदे को रेफरेंस वाले को रखना चाहता हूँ, मैं सबको बताना ही नहीं चाहता, मगर मैंने सबको ऐड देकर बुला लिया, जो अक्सर होता कि किसी के रेफरेंस आप यूज़ करते हुए पहले से रिक्रूटमेंट हो चुकी होती है और खाना पूरी होती है, बाकी सारा कुछ ये इंटरव्यू वगैरह और ये सारा कुछ, ठीक है। इसको डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, इसको EEO कहा जाता है। और बड़ी फर्म ये दावा करती हैं कि हम इक्वल एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि हम सब लोगों को यकसा मौके देते हैं। ऐसा हर जगह पे नहीं होता, ठीक है जी। जब रिटन टेस्ट के बाद अगली बात करता जाऊँ तो इसको परफॉर्मेंस सिमुलेशन कहा जाता है। बात को आप क्या करते हो, कहते हो कि टेस्ट लेते हो आप किसका? एप्लीकेंट का, उससे कोई काम एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए कहते हो। मिसाल के तौर पर एक मशीन पर आप खड़े होकर एक बंदा कहता है जी मेरी 10 साल का तजर्बा है इस मशीन के ऊपर काम करेगा, आप उससे क्या कहोगे कि थोड़ा सा काम करके दिखाओ। इसको वर्क सैम्पलिंग कहा जाता है। जैसे वो कहता है रिक्वायर एप्लीकेंट टू एक्चुअली परफॉर्म टास्क और सेट ऑफ टास्क दैट आर सेंट्रल और सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस, कि वो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है क्या वो वाकई ही सही कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर बाज़ का तो ऐसा होता है कि कुछ उसको असेसमेंट सेंटर्स में भेजा जाता है, ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो लोगों से पहले टेस्ट लिए जाते हैं और डिफरेंट किस्म के उनको, जैसे कोई शेफ़ बनना चाहता है ना अगर, तो उसको डिफरेंट किस्म की जो सी है वो रेसिपीज़ पहले ट्राई करके देखी जाएंगी, तो इसको असेसमेंट सेंटर्स कहा जाएगा, ठीक है जी। वर्क सैम्पलिंग क्या है? आपसे कोई काम परफॉर्म करवा के देखा जाए। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जिसमें इंटरव्यू आ जाता है। इंटरव्यू में क्या है जी आपका? इंटरव्यू में आप आल्दो यूज़ आसमोर यूनिवर्सली मैनेजर नीड टू अप्रोच इंटरव्यू केयरफुली। याद रखिएगा सबसे पहली बात कि इसको करते हुए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा।
देन क्या है, आप उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। जैसे ये मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसीज होती हैं ना, जिस वक्त किसी बंदे को हायर करती है या पुलिस में कोई बंदा हायर होता है, ठीक है, तो उसके बैकग्राउंड को सबसे पहले चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, उसके साथ किसी किस्म का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है। इसको हम वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन रिकॉर्ड कहा जाता है। या आप दूसरी सूरत में ये कह सकते हो कि जो चीज़ उसने फिल की है एप्लीकेशन फॉर्म पे, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। जैसे एक बंदा क्लेम करता है कि मैंने एमफिल किया है, एक बंदा कहता है कि नहीं मैं एमकॉम करके बैठा हूँ, बीएड करके बैठा हूँ, बीकॉम करके बैठा हूँ, उसकी सारी की सारी डिग्रीज की कॉपीज़ को चेक करना, ये वेरिफिकेशन है। और बाज़ का तो उससे रेफरेंस भी मांगा जाता है। अक्सर जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो फिर रेफरेंस मांगती हैं कि कोई आपका रेफरेंस है या नहीं है। और फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, यूजफुल फॉर फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड द इंश्योरेंस पर्पस रिलेटेड टू द प्री एग्जिस्टेंस कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट की क्या की जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। ये देखा जाता है कि वो फिजिकली कैसे परफॉर्म कर रहा है और क्या परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अगली चीज़ आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक परफॉर्मेंस तक रखने के बाद इंशाल्लाह